सबसे पहले तो ये बताओ कि पायलट्स की सैलरी क्या होती है? जो इन्वेस्टमेंट होता है पायलट बनने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि आज के टाइम में अगर किसी को पायलट बनना है तो एक CPL, उसके बाद टाइप रेटिंग होती है, जो आप एयरबस या बोइंग जो भी आप एयरक्राफ्ट फ्लाई करेंगे उसकी ट्रेनिंग, तो वो टोटल अबाउट 1 CR तो लग जाएगा एट दिस टाइम। सो एक बार मैं जा रहा था दिल्ली टू दोहा। सो तब हमारे जो कैबिन क्रू लीड होती है उनका मुझे कॉल किया उन्होंने कि कैप्टन एक पैसेंजर है, इज नॉट फीलिंग वेल, तो उनके बहुत अपर स्टमक में पेन हो रहा है। अच्छा। तो वी वर ओवर पाकिस्तान एयर स्पेस। तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट ऐसा कुछ भी होता है, हम देखते हैं कौन सा एयरफील्ड पास में है, अगर हमको डाइवर्ट करना पड़ जाए तो। ऐसा देखा गया है कि एयर होस्टेस और पायलट्स के बहुत चक्कर चलते हैं, तो ये होता है क्या? ये सच तो नहीं है। तो ये तेरे संग नहीं होगा पर औरों के संग तो होता है, वो तू बता सकता है? लॉट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि अच्छा, आपने 8 साल इंडियन कोस्ट गार्ड नेवी में काम किया है, तो आपका कोई अच्छा एक्सपीरियंस, बुरा एक्सपीरियंस, कोई टेरर अटैक्स या कोई लाइक वॉर मिशन, कोई ऐसा कुछ, उसके बारे में बताइए आप। कोई ऐसा रोमियो हादसा कि ना वो प्लेन रुकवा दिया है कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड है वो उतर जाए टाइम से, क्योंकि मैंने तो पिक्चरों में देखा है, पर ये हादसा हुआ है रिसेंटली और कहते हैं कि उसको फिर जेल भी हुई, काफ़ी मतलब लंबी जेल हो गई कि भाई आपने प्लेन, तो कोई ऐसा हादसा हुआ, रोमियो हादसा? हाँ जी, ये बॉम्ब के होस्ट कॉल्स काफ़ी आए हैं। अच्छा। तो मेरी फ्लाइट में भी ऐसा हुआ था एक बार। अच्छा। तो इसमें हम लोग नमस्कार, अब आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। हमारे संग कैप्टन अंकित मल्होत्रा है, जिसके संग हम अब उड़ान भरेंगे। आपको क्या पता है, आपको जब भी एयरप्लेन की फ़्लाइट लेते हैं आपको सब चीज़ पता होती है कि आपका कैबिन क्रू कौन होगा, आपकी सीट कौन सी होगी, आप बोर्डिंग कार्ड कहाँ से लेना चाहते हो, या आप अपना सामान आपकी कौन से बेल्ट पे आएगा। पर जब आप प्लेन बोर्ड कर लेते हो आपको ये नहीं पता होता कि आपका पायलट कौन है। जब वो फ़्लाइट टेक ऑफ करती है तब आपको पता चलता है, जबकि उनका अनाउंसमेंट आता है कि अब फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली है, जब आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। पर आप एकदम रिलैक्स होते हैं, आपको पता नहीं होता कि आपका पायलट कौन है, पर आप रिलैक्स रहते हैं। रिलैक्स क्यों रहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि आपने अच्छी एयरलाइन बोर्ड करी है, उसका पायलट इतना ट्रेंड है कि आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। आप रिलैक्स रहते हो, बिल्कुल डरे हुए नहीं रहते हो। तो चलिए आज कुछ बातें कैप्टन अंकित मल्होत्रा से करते हैं, और मैं पहले छोटे छोटे सवाल पूछना चाहूँगी उनसे कि ये क्या होता है कि सीट बेल्ट बांधना क्यों ज़रूरी होता है, अगर साइन हट भी जाए तब भी। थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द पॉडकास्ट। वेलकम वेलकम। मैं पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर था इंडियन कोस्ट गार्ड में, और अभी मैं एक लीडिंग कमर्शियल एयरलाइन में पायलट हूँ। ओके। तो सीट, जैसे आपने पूछा सीट बेल्ट के बारे में, तो क्योंकि मैं आपसे नॉर्मली तो क्या होता है ना कि प्लेन में तो एयर होस्टेस बताती हैं कि भाई आपको मतलब कुर्सी की पेटी बांध दीजिए या हटा दीजिए, पर पायलट्स आर द बेस्ट टू टेल बिकॉज वो सबसे ज़्यादा ट्रेंड होते हैं। तो आप बताइए कि सीट बेल्ट क्यों बांधे रखना चाहिए? क्योंकि टर्बुलेंस हमारे पास वेदर रेडार होता है, जिसमें हमें पता लग जाता है कि आगे टर्बुलेंस एक्सपेक्टेड है नहीं है। पर एक और टाइप की टर्बुलेंस होती है, जैसे वो है क्लियर एयर टर्बुलेंस, जैसे कैट बोलते हैं। सो वो काफ़ी बार एकदम से हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं। आप तो आजकल बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए हैं और एक्सपीरियंसेस हो गए हैं जिससे हमको पता चल जाता है। पर इट इज ऑलवेज गुड, सीट बेल्ट होती है एक रीजन के लिए। सो वो हमेशा ही, जब मैं इवन अनाउंसमेंट भी करता हूँ जब भी फ्लाइंग होती है, कि अगर सीट बेल्ट साइन ऑफ भी है तब भी अपनी सीट की पेटी बांधे रखें, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के लिए ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लाइफ जैकेट होता है, वो लोग बताते हैं कि भाई अब ऐसे लाइफ जैकेट पहनना है और जब कुछ इमरजेंसी हो तो आप फुला दें। तो एक्चुअली लाइफ जैकेट कब फुलाना चाहिए? जब इमरजेंसी आती है तब किस वक्त फुलाना चाहिए? हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज लोग पैनिक में आके जब भी अपनी वेस्ट पहनते हैं वो तो उसी टाइम फुला देते हैं। तो इसका रीजन है क्योंकि आप वो कब पहननी होती है, जब हमारा एयरक्राफ्ट डिच कर रहा है पानी में। तो बाय चांस एयरक्राफ्ट को पानी में उतरना पड़ रहा है, तो उस टाइम अगर पानी एयरक्राफ्ट के अंदर आ गया तो अगर आपने फुला के रखी है उसमें हवा, तो आप उसमें ऊपर फ्लोट हो जाएंगे। एयरक्राफ्ट की शेप होती है सर्कुलर, तो अगर आप ऊपर चले गए तो आपको वापस बाहर निकलने बहुत डिफिकल्टी होगी। अगर उसका दरवाजा आपके बगल में है या टिल्ट हो गया एयरक्राफ्ट, दरवाजा थोड़ा नीचे की तरफ है,
तो मतलब दरवाजे पे आप फुलाएं तो मतलब। जब आप दरवाजे से एकदम बाहर निकले, हाँ। और इसमें जो मिड एग्जिट होती है, इमरजेंसी एग्जिट, उनके बहुत छोटे साइज होते हैं दरवाजे के। हाँ। तो अगर आपने फुला दी और अगर आप थोड़े से बल्की हैं तो आप अंदर बाहर ही निकल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है ना कि लोग तो फर्स्ट क्लास ट्रैवल करते हैं और आगे की मतलब प्रिफर्ड सीट्स होती हैं उनकी, और मतलब अच्छी तरह से वो रहते हैं, पर सेफ्टी के हिसाब से कौन सी सीट अच्छी होती है? एयरक्राफ्ट में जब सेफेस्ट सीट होती है, हाँ। वो होती है लास्ट सीट, ओके। पीछे की सीट। हाँ। क्योंकि जो बाई चांस कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है, तो जो इम्पैक्ट होगा वो पीछे सबसे कम होगा। ओके। और जैसे एक एयरक्राफ्ट में एक ब्लैक बॉक्स होता है, ब्लैक बॉक्स जिसमें सारा डेटा, जो वॉइस कन्वर्सेशन हुई है, जो भी पायलट्स बात करते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड होती है। वो सब भी टेल में हमारे एयरक्राफ्ट में होता है। वो ऑरेंज कलर का होता है कि वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाए इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग। तो आप ये बोलेंगे कि फिर फर्स्ट क्लास आगे क्यों होती है? तो वो है क्योंकि जो कंफर्ट लेवल होता है वो एयरक्राफ्ट के आगे की तरफ सबसे ज्यादा होता है। तो इसीलिए मतलब वो फर्स्ट क्लास आगे होती है। पर जो भी इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर रहा है, अगर आपको पीछे की सीट मिली है तो आप प्लीज़ वो मत मानिए कि ख़राब मत मानिए, आप सेफ्टी में हैं, सेफ्टी जोन में हैं। बिल्कुल। अच्छा, एनिमल पिक्चर में ये दिखाया था कि हीरो ने जी प्लेन उड़ाया, उसको ऑटो पायलट में कर दिया, कपल रिलैक्स हो गए। क्या प्लेन नॉर्मली ऑटो पायलट में रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम? हाँ, ऑटो पायलट में रहता है आफ्टर टेक ऑफ के बाद। तो पर ऐसा नहीं है कि आप कुछ काम नहीं रहता। जो मूवी में होता है वो सर मूवी में ही होता है। रियल लाइफ में वो बिल्कुल ट्रू नहीं है। बिकॉज हमको कहीं कोई डिपार्चर से हम डेस्टिनेशन जा रहे हैं, तो उस टाइम डिफरेंट ATC होते हैं, उनसे हम कम्युनिकेट करते हैं। एट ऑल टाइम वी आर इन कॉन्टैक्ट। ATC मतलब जो एयरफील्ड्स आते हैं? हाँ जी, जो रेडार होते हैं और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं। तो हम सारे टाइम उनसे बात करते रहते हैं। तो हमेशा उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं। और हम कहाँ नेविगेशन कर रहे हैं, क्या फ्यूल है, एयरक्राफ्ट का स्टेटस क्या है, ये हर टाइम हम क्रॉस चेक करते रहते हैं। तो मतलब ये तो सिर्फ ये कि ये पिक्चर की शोबाजी है कि भाई मतलब ऑटो पायलट में और पर रिलैक्स हैं। बिल्कुल। अच्छा, क्या आपका ये होता है नॉर्मली जब मैं भी जैसे फ्लाइट लेती हूँ तो ऐसे ना खाने का मुंह का स्वाद एकदम ख़राब हो जाता है ऐसे, तो क्या मतलब, और उसमें क्या मतलब नॉर्मली क्या होता है ना, और वो खाना जब सर्व करते हैं तो इतना ज़्यादा सोडियम होता है, ऐसे क्यों? इसका रीज़न ये है कि जैसे हम ऊपर अपना ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, तो उस टाइम हमारे वहाँ टेस्ट बड्स का इफेक्ट कम हो जाता है। हमारा टेस्ट बड 30% लेस एक्टिवेट होते हैं। सो ये इसलिए तो सॉल्ट ज़्यादा डालते हैं, बिकॉज आपका टेस्ट खाने का नहीं ज़्यादा फील होता है। अच्छा। जैसे ऑल्सो हम जब क्लाइंब करते हैं तो एयरक्राफ्ट के अंदर मॉइस्चर लेवल भी बहुत कम रहता है, तो हमको लगेगा काफ़ी हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। सो इसलिए लोग काफ़ी बार कहते हैं खाना अच्छा नहीं है। खाना तो अच्छा ही होता है, पर वो हमारे टेस्ट बड्स होते हैं जो एक्टिवेट नहीं होते हैं, और वैसा टेस्ट हमको फील होता है कि उसमें टेस्ट ही नहीं है। प्लेन नॉर्मली 40,000 फीट तक आप ऊपर ले जाते हैं, पर अंदर का आप कहते हैं कि एल्टीट्यूड 8,000 रखते हैं। तो उसमें 6 से 8,000 हम अपना एयरक्राफ्ट के अंदर जो ऑल्टीट्यूड होता है वो प्रेशर चेंज करके वो रखते हैं। अब इसमें ये भी है कि हम और कम भी रख सकते हैं, पर उसमें फिर जो डिफरेंशियल प्रेशर होता है एयरक्राफ्ट के बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर प्रेशर ऑफ डैमेजिंग द एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर इज पॉसिबल। तो वो कि मैनेज भी हो और एयरक्राफ्ट के अंदर पैसेंजर्स भी कंफर्टेबल हो। अच्छा, आपने ये बताया कि जैसे नॉर्मली इतना सेफ्टी में मतलब आपको रखते हैं कि आप ये भी बता रहे हैं कि आपका दोनों का पायलट और को पायलट का खाना अलग होता है कैटरिंग से, तो क्या ये सच है? हाँ जी, सो ये एज अ सेफ्टी प्रोटोकॉल होता है, बिकॉज बाय चांस इन लेट्स से फूड पॉइजनिंग हो खाने में। अच्छा। तो अब दोनों ने खा लिया और दोनों की तबीयत खराब हो गई, तो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके। सो इसलिए जो किचन है वो डिफरेंट, जो खाना है वो डिफरेंट किचन से आता है। अच्छा। सो दैट इन केस अगर कोई खाना स्टेल हो गया है तो दूसरे का अलग खाना होगा। और ये कोई चीज मतलब कम से कम एक पायलट तो मतलब सुरक्षित मतलब सिक्योर है कि कुछ इशू होए तो जाके एक आप सेफली लैंड कर दे। और ये भी होता है कि जब अगर जैसे 2 घंटे की फ्लाइट है, अगर एक कैप्टन है वो अभी खाना खा रहा है तो दूसरा जो फर्स्ट ऑफिसर होगा वो 30 मिनट बाद
खाना मील खा- अपना ओके, कंज्यूम ओके, करें। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सेफ्टी से ही आप लोग फ्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताओ कि पायलट्स की सैलरी क्या होती है? जो इन्वेस्टमेंट होता है पायलट बनने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि आज के टाइम में अगर किसी को पायलट बनना है तो एक CPL, उसके बाद टाइप रेटिंग होती है, जो आप एयरबस या बोइंग जो भी आप एक फ्लाई करेंगे उसकी ट्रेनिंग, तो वो टोटल अबाउट 1 CR तो लग जाएगा एट दिस टाइम। और जॉब इनिशियल में जब आप एज अ जूनियर फर्स्ट ऑफिसर ट्रेनी ज्वाइन करते हो तब अराउंड 50,000 रुपीज पर मंथ होती है। बस तो आफ्टर सम टाइम जब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, दे कम ऑनलाइन एंड दे आर फ्लाइंग, तब इट गोज अप टू 2 to 3 lakhs। ओके, तो उसमें एक घंटे के हिसाब से आपके सैलरी बढ़ जाती है, आप सीनियर फर्स्ट ऑफिसर बनते हैं एंड फिर आप कैप्टन बनते हैं। सो देन व्हेन यू आर वंस यू आर कैप्टन इट्स रेंजेस फ्रॉम 6 lakhs एंड आप विद योर एक्सपीरियंस आप बाद में इंस्ट्रक्टर बनते हैं, तो इट गोज अप टू 10 to 11 lakhs आल्सो। ओके, वेरी नाइस सैलरी, मतलब गुड सैलरी। सो वी आर विथ इंटेलिजेंट टॉकिंग विथ कैप्टन अंकित मल्होत्रा। इन्होंने अपनी जो पायलट की ट्रेनिंग है कैलिफोर्निया से ली। अब आप जानिए कि कैलिफोर्निया और इंडियन ट्रेनिंग में क्या फ़र्क है, बताइए। सो मैंने अपना जो इनिशियल कमर्शियल पायलट लाइसेंस होता है वो 2007 में मैंने कोर्स किया था। सो तब मैं कैलिफोर्निया गया था। सो ये सेम ट्रेनिंग इंडिया में भी होती है, बट अब फॉरेन में वहाँ पे एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी इज मच मोर इजीली अवेलेबल। तो जो एयरक्राफ्ट इंडिया में फ्लाइंग थोड़ा जो सेम फ्लाइंग आपको 200 आवर्स करने होते हैं टू गेट योर CPL, ओके, जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस होता है। तो उसके लिए आपको इंडिया में 1.5 से 2 साल लग जाता है। ओके। वही सेम आप फ्लाइंग वहाँ पे 8 से 10 महीने में कर सकते हो। ओके, और कॉस्ट में जब मैंने किया था उस टाइम डॉलर रेट्स बहुत कम थे, तो काफी कम प्राइस में हो गया था। आज की डेट में अगर किसी को CPL करना है तो अबाउट 55 to 60 लाख रुपीस लगेगा। सो एंड प्राइस इज ऑलमोस्ट सेम नाउ, आप इंडिया से करें या बाहर से करें। ओके, ओके, जस्ट द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, द एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी बाहर थोड़ी बेटर हो जाती है। बेटर हो जाती है। और आपने ये भी बोला कि मतलब आपको यू आर फ्री टू फ्लाई अलोन ऑल्सो इन कैलिफोर्निया। हाँ जी, हाँ। यहाँ पर आपके संग कोई ना कोई बैठा रहता है और वहाँ पर आपका एक डर निकालते रहते हैं वो लोग, है ना? क्योंकि इंडिया में 1-2 इंसिडेंट्स हुए हैं कि स्टूडेंट पायलट्स अकेले लेके गए सोलो फ्लाइट में, और कुछ इंसिडेंट हो गया, दे क्रैश, दे लॉस्ट देयर लाइफ। तो उसके बाद इंडिया में रूल ऐसे बना दिया था, इवन फ्लाइंग स्कूल्स का भी इसमें नाम खराब हो जाता है। अच्छा, अच्छा। तो कि कोई भी जाएगा एयरक्राफ्ट, या तो आप एक एयरक्राफ्ट जाएगा उसके साथ 2 से 2-3 जाएंगे कि दे आर इन कॉन्टैक्ट, या अकेले नहीं आपके साथ एक कोई सेफ्टी पायलट जाएगा। और आपको कैलिफोर्निया में तो बेधड़क आपने मतलब वहाँ पे आप बस एयरक्राफ्ट लो चाबी और जहाँ जाना है आप जाओ, मतलब ड्रॉप बुक करिए एयरक्राफ्ट। तो मतलब एक फर्क तो ये हो गया ना कि आपको एक तो बिना डर के, मतलब डर वहाँ पर नहीं पैदा करते ना, यहाँ पर तो एक डर तो रहता ही है ना कि कोई संग है, तो आप मतलब एक वो रहता है, और वहाँ पर आप फ्रीली फ्लाई कर रहे हैं, तो फर्क तो है, फर्क बिल्कुल। अच्छा, आपने 8 साल इंडियन कोस्ट गार्ड नेवी में काम किया है, तो आपका कोई अच्छा एक्सपीरियंस, बुरा एक्सपीरियंस, कोई टेरर अटैक्स या कोई लाइक वॉर मिशन, कोई ऐसा कुछ, उसके बारे में बताइए आप। वहाँ लाइफ और एडवेंचरस थी। अच्छा। जितना यहाँ पे हम बस एक जगह से दूसरे के जाते हैं, वहाँ पे मिशन होते थे। सो हमको क्या जाना है वो थोड़े घंटे पहले पता लगता था। अच्छा। कि कितने बजे डिपार्चर है, आपको कौन सा एरिया में जाना है। अच्छा। सर्च एंड रेस्क्यू होते थे ऑपरेशंस, उसमें जैसे मैं पहले मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पोरबंदर गुजरात में पोस्टेड था। अच्छा। तो वेस्ट में कुछ ना कुछ एक्शन होते रहते थे बिकॉज ऑफ आवर बेनाइल नेबर्स। और ईस्ट में अगर आप जाइए कोलकाता साइड, विशाखापट्टनम, वहाँ पे वेदर प्लेज अ वेरी बिग फिनोमिना। अच्छा, अच्छा। वहाँ कोई जैसे फिशिंग बोट्स होती हैं, तूफान आया वो टॉपल हो जाती हैं। अच्छा। तो जैसे फिशरमैन मिसिंग हो जाते हैं, उनको रेस्क्यू करने के लिए जाते थे। तो हमारे एयरक्राफ्ट में एक डिंजी होता था। डिंजी इज एक लाइफ राफ्ट, जो हम जाएंगे एयरक्राफ्ट उस एरिया में, वी ड्रॉप इट, वो जब नीचे जाके एज सून एज इट हिट्स द वाटर वो एक बोट बन जाती है। अच्छा। तो एटलीस्ट जब तक हमारी शिप्स कोई आए रेस्क्यू करने के लिए, उसमें फर्स्ट एड होता है, थोड़ा एक खाना होता है। ओके। तो वो जो भी डूब रहा है वो उसमें बोट करके ही कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम। ओके। तो बिकॉज एयरक्राफ्ट की स्पीड होती है अबाउट 250 किलोमीटर पर आवर। सो जो हम फ्लाई कर रहे थे। सो और जो शिप्स होती है मैक्सिमम आप 20 नॉट की स्पीड में जा सकते हैं, 40 किलोमीटर पर आवर। सो वो फास्ट पेट्रोल वेसल्स जो हैं, अदरवाइज नॉर्मल बोट्स की स्पीड रहती है 10 माइल्स पर आवर। तो वो एक 200 माइल दूर एक जगह है, उसको पहुंचने में उसको 10-20 घंटे लग जाएंगे कम से कम।
वो एयरक्राफ्ट वहाँ पे 1 घंटे में पहुँच जाता है। तो रेस्क्यू इजी हो जाता है। पर ऐसे कोई मतलब स्मगलिंग या कोई मतलब चोर मतलब ऐसे डकैत भी हो जाती है, डकैती भी होती है? हाँ जी, या तो कोई इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है जैसे? तो क्योंकि हमारा 50% ऑफ आवर बॉर्डर, हमारा अबाउट 7,516 किलोमीटर्स का जो बॉर्डर है वो हमारा इज सराउंडेड बाय सी, उसकी बाउंड्री है। तो उसकी सुरक्षा के लिए तो इतने मेजर्स काफी लिए हुए हैं और इट इज वेरी नॉट इजी बट बहुत टास्क रहता है टू डू सर्वेलेंस, बिकॉज इतनी सारी फिशिंग बोट्स होती हैं। रात के टाइम अगर हम जाएं तो हर फिशिंग बोट में ऐसे लाइट्स होती हैं, ऐसा लगेगा कि इट इज अ सिटी, ऊपर से इतनी सारी फिशिंग बोट्स होती है। अच्छा। तो हमारे इंटेलिजेंस इनपुट काफी अच्छी है। सो एक बार हमको इन्फॉर्मेशन आई कि एक वेसल जा रही है जिसमें स्मगलिंग हो रही है, दे आर टेकिंग ड्रग्स एंड वो मिडिल ईस्ट की तरफ जा रही है वो बोट। अच्छा। सो उसमें हमारा एक लॉन्च हुआ एंड उसमें था कि जो कैटल है, गोट के को ऑपरेट करके उसके अंदर ड्रग्स कंसील करके लेके जा रहे हैं। अच्छा। सो अगेन इट्स अ टास्क बिकॉज देयर आर सो मेनी फिशिंग बोट्स एंड डिफरेंट वेसल्स। तो उसमें हमारे एयरक्राफ्ट जाके हम 2 पायलट्स होते हैं और एक ऑब्जर्वर होता है जो नेविगेटर होता है। अच्छा। जिसके वजह से एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम एक फिशिंग बोट या कोई भी वेसल में उसमें स्क्रीन में टच करेंगे, उसकी डिटेल्स कहाँ से कहाँ जा रही है, उसमें कौन क्रू है, मतलब इतना इंटेलिजेंट मतलब सर्वेलेंस होता है। जी। ओके। और कौन उसका कैप्टन है उस शिप का, ये सब हमको पता चल जाता है। तो उससे हम कम्युनिकेट भी करते हैं। हर फिशिंग बोट में उनको एक रेडियो सेट होना और जीपीएस होना कंपलसरी है। अच्छा। तो एक चैनल होता है, चैनल 16। तो वो उनको हमेशा ऑन रखना होता है कि कुछ भी किसको बात करनी है तो उस चैनल में फिर बात आपने करेंगे। उनको पकड़ लिया जो ड्रग्स जा रहे फिर हाँ जी, तो हमने इंटरसेप्ट किया एंड उनको पता चल गया था कि ऐसे उनको दे हैव बीन कॉट, तो दे ट्राई टू रन अवे। अच्छा। तो तब तक हमारी भी इंटरसेप्ट जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमने उसको हमारी शिप्स को इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा। एक फास्ट पेट्रोल वेसल्स होती है इंडियन कोस्ट गार्ड में, दे आर लिटिल फास्टर देन द नॉर्मल बोट्स, तो वो जाके उसको इंटरसेप्ट किया एंड दिस वे वी वर एबल टू कैच देम। चलो, मतलब ये तो बहुत अच्छा। और कोई अच्छा एक्सपीरियंस, खराब एक्सपीरियंस भी होता है कई बार तो? हाँ जी, मतलब हुए हैं ऑफ चेन्नई कोस्ट हमारा एक एयरक्राफ्ट था वेयर वेरी दे हैड गॉन फॉर सर्वेलेंस, सो वी लॉस्ट आवर क्रू। अच्छा। वेरी एक्सपीरियंस, वेरी क्यों ऐसा क्यों हुआ? वो भी नाइट फ्लाइट थी। अच्छा। नाइट सॉर्टी थी। तो काफी टाइम जब मूनलेस नाइट होती है, आप स्टार्स होते हैं और जैसे मैंने बताया फिशिंग बोट्स होती है, तो आपको होराइजन ही नहीं पता चलेगा कहाँ पर है। आप ओरिएंटेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन खराब हो जाता है समटाइम्स, सो यू कैन नॉट सी आपको होराइजन कहाँ है, कि स्टार्स कहाँ पर हैं और बोट्स कहाँ पर हैं। मतलब तो एयरक्राफ्ट में कुछ एक इशू आ गया था जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट स्टॉल होने लग गया था। अच्छा। स्टॉल होता है जिसमें एयरक्राफ्ट का लिफ्ट प्रोड्यूस होना कम हो जाता है। अच्छा। तो उसके बाद that aircraft crashed. अच्छा. So we lost a very nice crew of set of 3 people. Okay. That was off Chennai coast. Okay. This is the मतलब आपके मतलब करीबी होंगे कोई? हाँ जी, हाँ, it was small service. Every सब एक दूसरे को जानते हैं। बिल्कुल। अंकित, एक तो सेफ्टी बेल्ट की बात करेंगे और एक टर्बुलेंस की बात करेंगे। आजकल 55% ऐसे बोला गया है कि हादसे हो रहे हैं टर्बुलेंस के हादसे, तो ये क्यों, किस वजह से हो रहे हैं टर्बुलेंस मतलब ऐसे, और क्या सेफ्टी मेजर्स लेना चाहिए इसमें? जो सीट बेल्ट्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एयरक्राफ्ट में फॉर पैसेंजर्स एंड क्रू सेफ्टी, क्योंकि टर्बुलेंस है। दो आजकल बहुत सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एडवांस सिस्टम्स हैं जिनसे हमको पता चल जाता है, और इवन ATC और जो मेट्रोलॉजिकल फोरकास्ट है कि देयर विल बी टर्बुलेंस, बट उसमें एक टर्बुलेंस होती है जिसको बोलते हैं क्लियर एयर टर्बुलेंस। इसका जैसा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्लियर एयर टर्बुलेंस, जिसमें आपको हमें दिखता नहीं है कि कोई विंड्स हैं या क्लाउड्स हैं और एयरक्राफ्ट बम्पी राइड हो जाती है। तो वो अगर एक्सपीरियंस हो जाए तो अगर सीट बेल्ट आपने ना पहनी हो, इट कैन बी वेरी डेंजरस। जैसे अभी सिंगापुर एयरलाइन का हुआ, मई 2024 में ये हादसा हुआ है अभी तो जी। सो ये बोइंग 777 था जिसमें एयरक्राफ्ट वेंट इनटू अ टर्बुलेंस। वो फ्लाइट पाथ पे उसके टर्बुलेंस था और इसके वजह से एयरक्राफ्ट में कैजुअलिटी भी हुई, बिकॉज दैट्स व्हाई इट वाज एन एक्सीडेंट, बिकॉज 1 पर्सन लॉस हिज लाइफ। सो वो एयरक्राफ्ट जा रहा था लंदन से सिंगापुर। अच्छा। सो देयर वाज अ टर्बुलेंस जिसके अंदर एयरक्राफ्ट
घुस गया और उसमें डिफरेंट ग्रेविटीज हुए जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट में फ्री फॉल एक्सपीरियंस हुआ। अब टर्बुलेंस होती क्या चीज है? अगर एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है तो विंड्स है, एयरक्राफ्ट फ्लाइज बिकॉज ऑफ विंड, तो विंड की डायरेक्शन है, लेट्स से टेल विंड है पीछे से आ रही है अबाउट 150 माइल्स पर आवर। अब उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। नाउ क्यों चेंज होगी? बिकॉज ऑफ एयरक्राफ्ट का जो ज्योग्राफी है उसके वजह से चेंज होती है। एक डिफरेंट फोर्सेस होते हैं जैसे कोरियोलिस फोर्स होता है, बिकॉज ऑफ विच डायरेक्शन एंड विंड स्पीड ऑल्सो चेंज हर लेवल में। तो अगर आप एयरक्राफ्ट जा रहा है, टेल पीछे से विंड आ रही है, वो डायरेक्शन चेंज हो गई उसकी। सो एयरक्राफ्ट में जो विंग है जो लिफ्ट प्रोड्यूस करता है तो उसमें इफेक्ट करेगा और इट विल सिंक और गो अप एज पर द लिफ्ट प्रोड्यूस होगी एयरक्राफ्ट में, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट पूरा शेक होने लग जाता है। तो लोग तो मैंने तो अभी फोटो देखी है ना, एक आदमी तो ना ऊपर उसमें घुस गया, मतलब इतना वो बम्पी राइड थी और इतना टर्बुलेंस था कि ऊपर घुस गया। अभी ये सऊदी का ही मतलब कुछ है प्लेन का ऐसा हादसा। तो ये बहुत हो जाता है। तो जब भी मैं फ्लाई करता हूँ मैं मेक श्योर मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि सीट बेल्ट साइन अगर ऑफ भी है तब भी अपनी सीट की पेटी बांधे रखिए। अभी मैंने रिसेंटली तो नहीं है, कुछ साल पहले फ्लाइट ली थी दिल्ली टू लंदन वर्जिन अटलांटिका। तो उसमें क्या हुआ कि मतलब प्लेन अच्छा चलता रहा, ठीक है, खाना खा रहे हैं और वैसे तो मतलब नॉर्मली आदत ही है कि भाई सीट बेल्ट बांधे हुए रखते हुए, तो वो रखी हुई थी और एकदम वो पायलट का जैसे आया मैसेज, मतलब वो अनाउंसमेंट कि 100 मीटर नीचे फ्री फॉल हो गया है प्लेन, और मेरा तो जान निकल गई। मैं तो खड़ी होके बस मतलब हनुमान चालीसा बोलना चालू कर दिया भाई, मतलब। और लाइक पीपल, लोगों के तो किसी के नाक टूट गए, किसी के बोन फ्रैक्चर हो गया, मतलब कई लोग क्योंकि नींद में थे तो उनका वो पता नहीं चला। तो ये फ्री फॉल क्या है कि मतलब एकदम इतना नीचे गिर जाता है प्लेन? जैसे अभी सिंगापुर एयरलाइन ही बेस्ट एग्जांपल है जो रिसेंटली हुआ था, वो तो टर्बुलेंस था, फ्री फॉल तो एकदम नीचे गिरना मतलब प्लेन। हाँ, उसमें भी एयरक्राफ्ट लॉस्ट 178 फीट। अच्छा, 178 फीट नीचे गया विद इन स्पैन ऑफ 3 सेकंड्स। तो इसमें एक और चीज हो जाती है, जैसे टर्बुलेंस हम जाते हैं वहाँ पे अप ड्राफ्ट होता है, डाउन ड्राफ्ट, मतलब एयरक्राफ्ट ऊपर भी जाता है नीचे भी, तो वो और डेंजरस हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ये एयरक्राफ्ट था पर्टिकुलर, जिसमें पहले हवा नीचे से उसको पुश किया ऊपर, तो जो ग्रेविटी फोर्सेस है इट इंक्रीज टू 1.5। ओके। तो अब उसके बाद वही सेम फोर्स ऊपर से उसको झटका लगा एंड इट केम डाउन टू -1.5। तो 3G का डिफरेंस हुआ, जिसकी वजह से वो जीरो ग्रेविटी जो हम बोलते हैं वो फील हुआ, जिससे जो पीपल हु आर नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट्स उन लोगों को उनका ऊपर जाके उनका सर लग गया। तो देखिए सीट बेल्ट पहनना कितना जरूरी है, प्लेन में कुछ भी मतलब हो सकता है। वैसे आपको डरने की बात नहीं है क्योंकि हमारे पास मौजूद पायलट बैठे हैं। मेडिकली फिट होना कितना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत हेक्टिक शेड्यूल्स होते हैं आपके, स्ट्रेस बनी रहती है कि भाई हमको मतलब एक डेस्टिनेशन तक लोगों को सुरक्षित पहुंचाएं। तो मतलब आपको कितना स्ट्रेस लेवल कैसा टेस्ट होता है, आपको मेडिकली फिट का क्या टेस्ट होता है, आपको 1 घंटा चढ़ने से पहले भी कुछ टेस्ट लिया जाता है। तो आपको कितना मेडिकली फिट रहना पड़ता है और स्ट्रेस को आप कैसे कंट्रोल करते हैं? मेडिकल फिटनेस तो हर जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अब डिफरेंस है कि डिफेंस फोर्सेज में वहाँ पे एक अलग से पीरियड एक हमारा पीटी होते थे। अच्छा। हमारा जो मेडिकल फिटनेस थी वो सेल्फ सबकी मेंटेन हो जाती थी, बिकॉज स्पेशली उसमें बहुत फोर्स दिया जाता था। तो आप कोई भी आप फोर्सेज में आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज आएगी कि वो जो ऑफिसर है वो कितना फिट होगा, बिकॉज उनके एक्सरसाइजेज होते हैं, उनका रेजिम ऐसा होता है, उनको फिट रहना होता है। वही अब कमर्शियल पायलट में इसमें हमको खुद अपना ध्यान रखना पड़ता है। इसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉपर स्लीप लें, बिकॉज हमारा स्लीप साइकिल बहुत इरेटिव रहता है। कभी रात को 2 बजे अगर हम आज लैंड कर रहे हैं, अगले दिन सुबह 3 बजे हमको रिपोर्ट करना होगा। तो जो आपको स्लीप साइकिल है, सर्कैडियन लो टाइम में फ्लाइंग करना, इससे बॉडी टेक्स अ टोल, बट उसमें देयर आर लॉट ऑफ वेज टू हाउ टू टैकल दैट। तो आपको जब भी हो साउंड स्लीप आपको मिले, प्रॉपर अपना मील्स करें। जैसे फर्स्ट मील ऑफ द डे शुड बी ऑलवेज गुड हेल्दी फूड। ओके। अब वही अलग बात, इस प्रोफेशन में काफी टाइम फर्स्ट मील हमारी दिन में 3 बजे होती है, या नॉट अर्ली मॉर्निंग को डिफरेंट टाइम में होता है। आपको क्या खाना है, हाउ टू मेंटेन योर सेल्फ, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैंने तो ये भी सुना है कि अगर जरा सी आपको एलर्जी या खांसी भी आ गई तो आपको ग्राउंडेड कर देते हैं।
हाँ जी, ये क्योंकि जैसे ऊपर हम जाते हैं फ्लाई एयरक्राफ्ट में, हाँ सो हाई ऑल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट के अंदर मॉइस्चर भी कम रहता है, ऑक्सीजन लेवल इज लिटिल लेस बिकॉज हमारा कैबिन ऑल्टीट्यूड अबाउट 7 से 8,000 फीट हम मेंटेन करते हैं। तो अगर कोई भी छोटी जैसे किसी के तुत एक हो रहा है तो या क्लाइंब डिसेंड में वो स्टेट आपके बहुत ईयर पेन होगा। एक छोटा सा तुत एक जो नॉर्मली किसी को भी होता हो लोग काम कर लेते हैं, पर फ्लाइंग में इट बिकम्स वेरी डेंजरस। अच्छा, तो कोई भी अगर ये दांत में दर्द है तो भी आपको मेडिकली मतलब आपको ग्राउंडेड कर देते हैं। हाँ जी, वो so because you have to be completely fit physically and mentally to take the task। तो मतलब ये तो मेडिकली फिट रखना भी एक स्ट्रेस ही हो गया ना, फिर स्टिल देन यू मतलब पर ठीक है, सैलरीज है, पर्क्स हैं, तो यू एंजॉय लाइफ आल्सो, नहीं? जी। तो स्ट्रेस का जैसा आपने पूछा, तो स्ट्रेस लेवल तो हल्का सा स्ट्रेस हो तो इट इज ऑलवेज गुड टू हैव लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस। या तो हाउ टू टैकल दैट, उसमें मेडिटेशन इज अ वेरी गुड थिंग टू डू। रेस्ट, जो हमारे जो एयरक्राफ्ट में इमरजेंसीज होती है, हम 1 से 6 मंथ्स सिमुलेटर में जाते हैं और वही सारे प्रैक्टिस होते हैं। अच्छा, सो इतना वहाँ प्रेशराइज होता है, इतना स्ट्रेस एक तरह से देते हैं कि अगर ये सारी इमरजेंसीज हो जाए, हाउ विल यू टैकल इट। तो वो टेस्ट का नाम क्या है जो मतलब आपको देते हैं कि ये तो एक जब हम ज्वाइन करते हैं तो एक साइकोमेट्री टेस्ट होता है टू सी हाउ इज द मेंटल साइक ऑफ द पायलट हु इज गोइंग टू जॉइन, इज इट फिट टू फ्लाई और नॉट। अच्छा, क्योंकि अगेन इंस्टेंसेस हुए हैं पहले पास्ट में जिसमें क्रू था, ही वाज हैविंग सम फैमिली इशू। हाँ, मैंने ये सुना कि मतलब वो घर से ना बीवी से लड़के आया और वो टेंशन में इतना हो गया कि उसने मतलब गड़बड़ा दिया प्लेन। हाँ, तो स्ट्रेस थोड़ा तक लेवल तक ठीक है बिकॉज देन वी आर ऑन आवर टोज, हम उतना ही फिर मेहनत करते हैं और अटेंशन में रहते हैं। सबसे खतरनाक एयरपोर्ट कौन सा है? एयरपोर्ट तो काफी हैं विचार, जो अनसेफ हम बोल सकते हैं, ट्रिकी बोल सकते हैं। वो मोस्टली होते हैं जो टेबल टॉप है और जिनकी लेंथ थोड़ी छोटी होती है। जैसे आप काठमांडू ले लीजिए। काठमांडू तो इज वेरी डेंजरस, मतलब वो बोलते हैं ना कि मतलब एक्सीडेंट हर साल कितने सारे होते हैं। अभी रिसेंटली ही काठमांडू का कुछ एक्सीडेंट हुआ, उसके बारे में बताइए। हाँ, सैडली इट हैपेंड। मतलब मैं लोगों को डरा नहीं रही हूँ कि काठमांडू और नेपाल जाना मना नहीं है, पर रियली वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब वो डेंजरस है एंड आई थिंक यू आर ट्रेन्ड फॉर दैट थिंग ना। हाँ जी, ट्रेन उसके अलग ट्रेनिंग होती है टू ऑपरेट टू शॉर्ट फील्ड शॉर्ट फील्ड। तो वो कैसे हादसा हुआ वो काठमांडू का जो अभी हुआ? जहाँ तक हमको उसमें पता है कि एयरक्राफ्ट जस्ट आफ्टर टेक ऑफ एंड इट स्वर्ड टू द राइट एंड उसका राइट विंग टच हो गया एंड द एयरक्राफ्ट क्रैश्ड। अच्छा, so everybody died except the captain of the aircraft। तो यही तो एक अजूबा हो गया कि भाई पायलट तो बच जाता है, बाकी मर गए, पायलट कैसे बच गया? तो उसमें बिकॉज एक तो जो कैप्टन जो फ्लाई कर रहे हैं दे नो कैसा क्या हुआ एयरक्राफ्ट में एंड व्हाट उनका जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो रिएक्ट करते हैं टू नो व्हाट इज हैपनिंग एंड टू दे कैन brace themselves। अच्छा, इसमें तो fraction of seconds का था and even passengers did not even get to know, they could not inform the passengers also। okay। और क्योंकि एयरक्राफ्ट जस्ट टेक ऑफ के बाद राइट में टर्न किया तो जो इम्पैक्ट था इट वाज मोर ऑन द राइट साइड, कैप्टन वाज ऑन द लेफ्ट साइड। अच्छा, तो बिकॉज ऑफ दैट फॉर्चुनेटली ही सर्वाइव्ड। बिल्कुल। We lost everybody else। अच्छा, और एक कई बार होता है कि आप जैसे प्लेन में जा रहे हो, कोई हेल्थ इमरजेंसी हो जाती है, किसी को हार्ट अटैक आ गया या कोई मतलब मेडिकली वो कोई पैसेंजर जा रहा है उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, या कभी क्लाउड्स आ जाते हैं तो आपको मतलब वो काफ़ी वेदर ख़राब हो जाता है, इतनी तेज़ बारिश कि आपको डाइवर्ट करना पड़ता है। कुछ इंसिडेंट्स बताइए इस तरीके के कि आपने इमरजेंसी लैंडिंग की या फिर डाइवर्शन किया। एक बार मैं जा रहा था दिल्ली टू दोहा। तब हमारे जो कैबिन क्रू लीड होती है उनका मुझे कॉल किया उन्होंने कि कैप्टन एक पैसेंजर है, इज नॉट फीलिंग वेल, तो उनके बहुत अपर स्टमक में पेन हो रहा है। अच्छा, तो वी वर ओवर पाकिस्तान एयर स्पेस। तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट ऐसा कुछ भी होता है, हम देखते हैं कौन सा एयरफील्ड पास में है अगर हमको डाइवर्ट करना पड़ जाए तो। एंड दूसरी चीज होती है जो कैबिन क्रू है वो अपना प्रोटोकॉल फॉलो करती हैं कि दे विल पेज फॉर अ डॉक्टर, कि अगर कोई डॉक्टर है फ्लाइट में, बिकॉज वी हैव अ मेडिकल किट ऑल्सो, बट एंड आवर कैबिन क्रू आर ट्रेन्ड टू use the system, but जो the few things like putting an injection और कोई medical aid एकदम देना हो उसके लिए doctor has to be there। तो उसमें there was a doctor on board, he checked। तो उसमें होता है we asked the history of the जो passenger था,
तो उसमें जैसे वो सुबह का निकला हुआ था, दैट पर्सन केम फ्रॉम पटना टू दिल्ली, ओके, और फिर रात की फ्लाइट ली थी उसने टू दोहा। तो पैसेज चेंज होता है, उसने कुछ खाया नहीं था। अच्छा, तो मैंने बोल दिया कि जस्ट उसको जो है कुछ खाना खिला दो एंड कीप द वाइटल्स ऑन चेक। एंड वो डॉक्टर था, ही आल्सो सॉ देम, सो वी कंटिन्यू विद द फ्लाइट। फिर और दिल्ली लैंड किए, फिर हम दोहा गए थे, तो दोहा में लैंड किया। तो बस हर टाइम जाग में रहता है कि क्या व्हाट नेक्स्ट, अगर कुछ हो जाए तो क्या करना है। जैसे मेरी मदर का घर जोधपुर है और मैं नॉर्मली मतलब बहुत जोधपुर दिल्ली बहुत फ्लाई करती थी। तो नॉर्मली मतलब वेदर कंडीशंस ऐसे हैं ना, वहाँ पर आंधी तूफान बहुत आता है राजस्थान में, और यहाँ पर उस समय बारिश थी। तो मेरे संग 3-4 बार ये हुआ कि लैंड करते करते वो जो मतलब दिल्ली लैंड नहीं हो पा रहा था, और है ना 2-3 बार मैं जयपुर उतर गई। मतलब आई वॉज द अलोन, मतलब नॉट अलोन, मतलब कि मतलब मेरे संग कोई और नहीं था कि भाई मतलब कि भाई रात भी आपको गुजार सकते हो वहाँ पर, कि आपको होटल में रहना पड़ेगा। तो एक मतलब अकेले पैसेंजर के लिए तो एक डर की बात तो हो ही जाती है। तो मतलब कई बार ऐसे हो जाता है कि आपने हुआ कि भाई मतलब अभी तो बारिश है, यहाँ प्लेन नहीं उतार सकते, कहीं और उतारेंगे, या फिर ना मतलब वेदर ऐसे हो जाते हैं। राजस्थान में तो इतना तूफान आता है कि मतलब कई बार तो वहाँ पर फ्लाइट्स ही कहीं और मतलब दूसरी जगह ले जानी पड़ती है। हाँ जी, तो ये डाइवर्ट हम करते हैं अगर एक जगह, एक जो एयरफील्ड है, एयरपोर्ट है, वहाँ पे हम लैंड नहीं कर पा रहे किसी कारण से। बारिश हो सकती है, विजिबिलिटी हो सकती है, या एयरक्राफ्ट ब्लॉक हो गया, कोई भी रीजन की वजह से अगर हम लैंड नहीं कर पाए तो उसमें डाइवर्ट करना पड़ता है। बिकॉज वही सेफ्टी रिस्क, काफी बार अगर बारिश है, हमको विजिबिलिटी बहुत पुअर है और हमको नहीं दिख रहा है रनवे, तो एक ये सेफ्टी कम्स फर्स्ट। कुछ भी हो जाए कि एक आप सेफ्टी शुड बी फाइन। कोई जाके कहीं और जाके एक दिन रहना भी पड़ जाए तो लगता है कोई बात नहीं, एटलीस्ट सब सेफ रहें। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ आज से प्लेन के ऐसे हुए हैं जो कि दिलों में बसे हुए हैं कि मतलब क्यों हुए ऐसे, क्योंकि मतलब अपने लोगों की ही मतलब जाने गई, जैसे मैंगलोर क्रैश, तो उसके बारे में बताओ। बहुत एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था जो मैंगलोर क्रैश का हुआ। तो उसमें जो कैप्टन था वो एक एक्सपैट था, सो विच इज अ फॉरेनर। सो फुल रेड आई फ्लाइट थी, अर्ली मॉर्निंग अराइवल था इंडिया में। सो ही टुक अ पावर नैप, जो विच अलाउड होता है इन क्रूज फेस, जब बिल्कुल वर्कलोड सबसे कम होता है। तो उसके बाद जैसे CVR में हमको इन्फॉर्मेशन मिली, तो एक कपल ऑफ इंसिडेंट्स दैट हैपेंड। तो उसको हम स्विस चीज मॉडल बोलते हैं। अच्छा। क्योंकि जैसे चीज आप होती जिसमें जैसे होल्स होते हैं, तो अगर आप एक ऐसे उसको प्लेस करो कि कोई गलतियां सारी मिलके एग्जैक्ट ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि डेंजरस हो जाता है। सो उसमें जो फर्स्ट ऑफिसर दैट इज कॉल्ड स्विस होल्स, स्विस चीज मॉडल, स्विस चीज मॉडल। हाँ जी। अच्छा, तो इसमें क्या, ये प्लेन के संग भी कुछ ऐसा ही हुआ? हाँ जी। तो जो इंसिडेंट्स हुए, क्योंकि कॉकपिट ग्रेडियंट बहुत डिफरेंट था, जो फर्स्ट ऑफिसर था वो बहुत जूनियर था। तो वो हेजिटेंट था टू इवन टेक ओवर या इन्फॉर्म कि हम नहीं कर रहे हैं। तो आखिरी में उसने बताया, पर तब तक इट वाज टू लेट। सो आफ्टर दिस एंड इट वाज अ हिल टॉप, जिसकी वजह से परसेप्शन भी तो डिफरेंट हो जाता है। एक रनवे एंड सेफ्टी एरिया होता है जो कि हिल टॉप में यूजुअली कम होता है या होता ही नहीं है, तो रेसा जिसको हम बोलते हैं। तो इन केस अगर ओवरशूट कर दें, अगर टच डाउन जोन पे टच डाउन नहीं कर पाए, तो टू स्लो डाउन दैट एरिया कैन बी यूज्ड। ओके। तो एयरफील्ड भी ऐसी थी, कॉकपिट ग्रेडियंट इतना डिफरेंट था। तो यही इस सबके मिला के एक बिग मतलब वो हादसा होना था, क्योंकि और भी तो प्लेन उतरते ही थे वहां पर वही मतलब कुछ गड़बड़ी थी, तो इसी वजह से ये हुआ जो आपने एक टर्म दिया है, उस वजह से मतलब ये हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोगों की जान गई और मेरे तो कई जान पहचान वालों की भी जान गई उसमें, तो मतलब इट वाज वेरी सैडनिंग। अच्छा, एक मलेशियन एयरलाइंस का आजकल आ रहा है कि वो ऑफ द रेडार, वो तो गायब हो गया, मतलब कितने सालों की बात है। अभी वो दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे कि वो कंकाल बन के टाइम ट्रैवल करके वापस आ रहे हैं। वो तो खैर उस पर तो नहीं जाएंगे, पर वो मलेशियन एयरलाइन क्या हुआ, ऑफ द रेडार होके गायब हो गया और अभी तक मिला नहीं। दिस इज द बिगेस्ट मिस्ट्री ऑफ एविएशन हिस्ट्री कि जो चीज उसमें हुई है, क्योंकि डिफरेंट थ्योरीज हुई, डिफरेंट परसेप्शन भी बने। तो जो आखिरी चीज हमको ये पता चली थी कि उन्होंने अपना ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया था, एंड दे टर्न टुवर्ड्स सम अदर डायरेक्शन टिल द फ्यूल स्टार्वेशन हैपेंड। जब तक एयरक्राफ्ट नॉर्मली तो ये कहते हैं कि एलियंस उनको मतलब वो लेके कहीं और चले गए, ऐसे तो क्या जाता है। कोई हमको डेटा मिला ही नहीं। दिस वाज द मोस्ट स्टे, बहुत सर्च हुए, कि बहुत सारे ट्राई किया इसको ढूंढना, बट
ये चीज मिस्ट्री थी। रेस्ट तो मूवीज और इमेजिनेशन तो लोगों की कोई इमेजिनेशन होती है, खत्म ही नहीं होती है। पर वो तो आजकल तो एलियंस की कहानी बता रहे हैं ना कि भाई एलियंस उनको लेके चला गया और मतलब अब वो टाइम ट्रेवल करके वो आ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। अच्छा, विच इज़ बेटर प्लेन? मतलब लोग बात डर रहे हैं ना कि अब इतना सारा टर्बुलेंस हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब हादसे इतने हो रहे हैं कि एयरबस लें कि बोइंग लें? बोथ एयरक्राफ्ट आर डिफरेंट एयरक्राफ्ट, बोइंग और एयरबस। सो जो डिफरेंसेस हैं, जैसे एयरबस इज अ फ्लाई बाय वायर और little more advanced, but the Boeing is in its place very good aircraft. This is I'm talking about 737 and 320s. ओके ओके, आप कौन सा प्लेन फ्लाई कर रहे हो? मैं हूँ फ्लाइंग एयरबस 320s. ओह, दिस इज द बेस्ट प्लेन आई थिंक, सपोज So हाँ, एज ऑफ नाउ इंडियन मार्केट भी, वर्ल्ड मार्केट एयरबस की ज़्यादा बेटर हो गई है। बेटर हो गई है। बोइंग की धीरे धीरे जा रही है। अभी तो फ्रैंकफर्ट का भी अभी कितने कितने हादसे हो गए फ्रैंकफर्ट ये बोइंग के, तो उसमें भी मतलब थोड़ा सा डाउन जा रहा है बोइंग का ना जी। ऐसे। तो बिल्कुल बिल्कुल, कोई ऐसा रोमियो हादसा कि ना वो प्लेन रुकवा दिया है कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड है वो उतर जाए टाइम से? क्योंकि मैंने तो पिक्चरों में देखा है, पर ये हादसा हुआ है रिसेंटली और कहते हैं कि उसको फिर जेल भी हुई, काफ़ी मतलब लंबी जेल हो गई कि भाई आपने प्लेन, तो कोई ऐसा हादसा हुआ, रोमियो हादसा? हाँ जी, ये बॉम्ब के होस्ट कॉल्स काफ़ी आए हैं। अच्छा तो मेरी फ्लाइट में भी ऐसा हुआ था एक बार। अच्छा। तो इसमें हम लोग चाहे तब तक क्लियर नहीं होता कि इट इज हॉक्स, वी फॉलो आवर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जो वैकेंट कराते हो एयरपोर्ट? हाँ जी, एयरक्राफ्ट को फिर वेकेट हम ऐसे एक्ट करेंगे कि टेक द प्रोसीजर कि एक्चुअल बॉम्ब है आपके एयरक्राफ्ट में। अच्छा। एक बार हुआ था कि हमारे वॉशरूम में किसी ने स्लिप रख दी थी कि देयर इज अ बॉम्ब इन द एयरक्राफ्ट। ओके। तो नो, हमारे दिमाग में है एज अ कैप्टन कि ठीक है, जो एयरक्राफ्ट डोर क्लोज हो गए उसके बाद कोई अंदर गया होगा, दैट पर्सन वुड बी इन द एयरक्राफ्ट। तो बट अगेन हम स्टेप्स लेते हैं कि एक्चुअल अगर बॉम्ब होगा तो आप क्या करोगे। सो वी फॉलो आवर प्रोसीजर, मतलब सेफ्टी प्रोसीजर सब फॉलो करते हैं। हाँ जी, तो इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, तो वही हम फॉलो करते हैं। तो मतलब ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, रोमियो पकड़ा गया? तो नहीं, इवेंचुअली तो लोग पकड़े गए हैं। तो उनको जेल होती है, उसके काफी स्ट्रिक्ट एक्शन दिया जाता है उनके आगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो ऐसे है ना, कभी गलती मत करिए, पहले से ही लड़की को पटा लीजिए। ऐसा देखा गया है कि एयर होस्टेस और पायलट्स के बहुत चक्कर चलते हैं, तो ये होता है क्या? ये सच तो नहीं है। तो ये तेरे संग नहीं होगा, पर औरों के संग तो होता है, वो तो बता सकता है। लॉट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि लोग मिलते हैं, क्लिक हो जाता है एंड दे गेट मैरिड। अच्छा। तो बट ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ही पायलट्स का है। इट इज अ ग्लैमरस लाइफ, नो डाउट। अच्छा, मतलब दोनों की, मतलब पायलट्स की तो मतलब द पे और सैलरी तो बहुत हाई है, इवन द कैबिन क्रू की भी। उनकी इट इज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी दैट दे मेक, एंड यू गेट टू स्टे इन 5 stars एंड मतलब ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। सो दैट इज देयर कि 5 स्टार सर्विसेज होती है, हमको पिकअप ड्रॉप कैब आती है हमेशा। तो बाई चांस एकदम से कोई कभी पुल आउट हो जाते हैं फ्लाइंग के लिए, कॉल आता है कि सर ऑपरेट करनी है फ्लाइट। सो तब तक हम कॉल जब आया उस टाइम एक गाड़ी नीचे खड़ी होती है। अच्छा अच्छा। टू ड्रॉप यू टू द एयरपोर्ट। कई बार होते हैं कि ना जैसे एयरलाइंस वाले हैं ना, पुराने प्लेन उड़ाए जाते हैं, तो लाइफ कितनी होनी चाहिए एयरक्राफ्ट की? लाइफ तो उसकी मेंटेनेंस से डिपेंड करता है, पर जितना पुराना एयरक्राफ्ट होगा उसमें इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, अगर वो अपडेट नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा रिस्की हो जाता है। ओके। जैसे सिंगापुर एयरलाइन का जो अभी बोइंग 777 का इंसिडेंट हुआ था, ओके, फ्रॉम जो लंदन टू सिंगापुर जा रहा था, दैट एयरक्राफ्ट वाज 16 years old। 16 years old था। अच्छा। तो अब ये है कि उसका वेदर रडार में क्रू देख नहीं पाए, उनको डिपेक्ट ही नहीं हुआ कि आगे टर्बुलेंस है, वेदर है। दो उसके 7 minutes बिफोर सेम फ्लाइट पाथ में एक इंडिगो का एयरक्राफ्ट था जिसने नॉर्थ से डेविएशन मांगी थी। तो हम लोगों का स्ट्रिक्ट रहता है एट हाई ऑल्टीट्यूड अराउंड 20 miles का, हम अगर वेदर है आगे उसके पास से निकल जाओ, डोंट गो थ्रू इट। ओके ओके। तो वो एयरक्राफ्ट पर्टिकुलरली टर्बुलेंस के थ्रू चला गया था। ओके। वो एक इंडिगो एयरक्राफ्ट था 7 minutes बिफोर इन द सेम फ्लाइट पाथ, और उसके पीछे एक सिंगापुर एयरलाइन भी थी जो 22 मिनट का डिफरेंस था उस एयरक्राफ्ट पर वो में। नहीं थी फ्लाइट्स। सो उन लोगों ने वेदर देख के डेविएशन मांगा। हम एटीसी को बोल के रिक्वेस्ट परमिशन लेके बोलते हैं वी विल गो लेफ्ट या राइट, और उस वेदर को अवॉइड करेंगे। तो मतलब नए एयरक्राफ्ट होते हैं तो थोड़ा बेटर रहता है तो सिस्टम।
हाँ यस, तो अगर नया हो उसमें जो सिस्टम्स होते हैं वो सब थोड़े एडवांस, बिल्कुल लेटेस्ट ही लगते हैं। हाँ, और स्पाइस जेट का आप कुछ इंसिडेंट बता रहे थे। तो अभी 2 साल पहले की बात है, ओवर जमशेदपुर ये इंसिडेंट हुआ था स्पाइस जेट का, 737। तो उसमें वेदर रडार में कुछ ग्लिच था, उसमें जो वेदर था वो डिपिक्ट नहीं किया। अच्छा। अब वेदर रडार सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है लेमैन लैंग्वेज कि आपको वो रेस रेडियो वेव्स भेजते हैं आगे, और रिफ्लेक्शन अगर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो कि मोस्टली टर्बुलेंस या क्लाउड्स के अंदर होते हैं तो उसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो वी गेट टू नो कि टर्बुलेंस उसमें होने के चांसेस हैं। सो उस एयरक्राफ्ट में वाटर रडार वाज नॉट वर्किंग। ओके, तो क्या प्लेन पुराना था वो? तो एयरक्राफ्ट लाइफ तो मुझको नहीं मालूम है, बट वो एक इंस्ट्रूमेंट में इशू नहीं होता, तो और सीट बेल्ट साइंस वर आल्सो नॉट ऑन। अच्छा। तो एकदम से वो टर्बुलेंस एनकाउंटर हुई एंड उसमें भी इट वाज एन एक्सीडेंट बिकॉज द लाइफ वर लॉस्ट इन दैट एयरक्राफ्ट। ओके ओके, सो मतलब इट इज लाइक अ डेंजरस थिंग कि मतलब आपको एक तो एयरक्राफ्ट थोड़ा सा प्रॉपर अपडेटेड होना चाहिए और सीट बेल्ट्स तो बांधी हुई होनी चाहिए। बिल्कुल। सो एक अहम सवाल कैप्टन, आपने दोनों लाइफ देखी हैं, एयरफोर्स लाइफ एंड कमर्शियल पायलट लाइफ, तो मतलब क्या डिफरेंस है और कौन सी बेटर लगी आपको? सो बोथ प्रोफेशन सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ये था कि सर्विसेज में इट वाज आई वाज सर्विंग, आई वाज नॉट वर्किंग। अभी आई एम वर्किंग। ओके। एंड तो वहाँ पे बहुत एडवेंचरस था एंड डिफरेंट मिशंस होते थे। अच्छा। देयर वाज एवरीथिंग, फ्लाइंग वाज अ पार्ट ऑफ द थिंग्स। वहाँ परेड करनी पड़ती थी और डिसिप्लिन लाइफ थी वहाँ। हाँ जी, it was very disciplined and physical fitness was the first criteria thing that used to be taken care of. अच्छा। और यहाँ पे it is more about schedule, आपको बस फ्लाइंग करके आना है। यहाँ तो मैंने पायलट्स का देखा, इतना मेडिकली फिट नहीं, पेट भी निकले हुए होते हैं कई पायलट्स के। तो यहाँ पे लाइफ थोड़ी सी इन चीज में डिफरेंट है कि जो भी कुछ भी आप एक्स्ट्रा काम करते हो यू आर पेड फॉर इट। ओके। डिफेंस में एवरीथिंग यू डू यू गेट रिस्पेक्ट फॉर द वर्क यू। आप क्योंकि देश के लिए कर रहे हो तो आपको नॉर्मली रिस्पेक्ट तो मिलेगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि यू सर्व द नेशन फॉर फ्यू इयर्स, क्योंकि ये भी एक बहुत मतलब एक मन को छू लेने वाली बात होती है कि आपने मतलब अपने देश के लिए कुछ किया है। और अब आप कब ठीक है, आपकी लाइफ है अब एंजॉय करने की, आपने कमर्शियल पायलट बन गए, तो ये भी एक आपके लिए एक अच्छा मतलब आगे चल के अच्छा होने वाली है आपकी लाइफ भी। तो मैं आपको ऑल द बेस्ट विशेस देती हूँ कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहे और आप अच्छी तरह से सेफ फ्लाइंग करते रहें। थैंक यू मैम। मैं आखिरी में ये कहना चाहूँगी कि ये अब गोल्डन एरा है एविएशन इंडस्ट्री का, क्योंकि इतने सारे रूट्स खुल गए हैं, इतने सारे एयरपोर्ट्स बन गए हैं और इतनी सारी नौकरियां निकल रही हैं। कह रहे हैं कि 2 साल के अंदर अंदर तो इतनी पायलट्स की और कैबिन क्रू की नौकरियां निकलेंगी, तो मतलब यू कैन ऑलवेज ट्रेन योरसेल्फ एंड जॉइन दिस एविएशन इंडस्ट्री और इसका लाभ उठा सकते हैं, आपकी लाइफ अच्छी बना सकते हैं। हेक्टिक शेड्यूल तो रहता ही है, पर फिर भी आपकी लाइफ तो एक बहुत अच्छी हो जाती है। थैंक यू। अच्छा, कुछ ऐसे अनयूजुअल हुए थे जैसे मैंगलोरियन क्रैश, मैंगलोर क्रैश है, जैसे मैंगलोर क्रैश जैसे मैंगलोर क्रैश। बिल्कुल ठीक है। वो बैंगलोर निकल रहा है यार, मैंगलोर निकल ही नहीं रहा। और आजकल नॉर्मली ये सुनने में आया है कि है ना मतलब पायलट्स और है ना मतलब फिल्मों में ही देखते हैं वैसे तो कि पायलट्स और एयर होस्टेस के बहुत चक्कर चल रहे हैं। तेरा तो नहीं है ना? नहीं, ये नहीं बोलूँगी मैं। और वैसे मतलब ऐसे हो जा मतलब ये हो जाते हैं, चक्कर हो जाते हैं। तुम्हारा नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों? सेफ रहना चाहते हो? हाँ जी, मैं प्रोफेशनल रहना। ये तो मैं ऑफ द सबसे पहले बता, तेरी सैलरी क्या है, पर्क्स क्या है? नहीं, पायलट की क्या सैलरी रहती है? हाँ बताओ, मतलब ये तो मतलब मैं तो सोचता कि ये तो नहीं, हाँ जनरल की पायलट की क्या सैलरी है, क्या सैलरी रहती है पायलट की? सबसे पहले तो ये बताओ कि पायलट रुक जाओ, 1 2 3 गो। तो उसकी अबाउट 1 CR। हाँ, 1 करोड़ है। नहीं हाँ, 1 करोड़ लग जाते हैं। मैंने नहीं, मैं क्लियरली नहीं बोला मैंने। तो
दोबारा बोल देता हूँ। हाँ हाँ बन जाता है, 1 करोड़ बन जाता है। नहीं, मैं दोबारा बोल दूँ ये सब तो। हाँ हाँ। तो ये सब होने के अरे लिए मैंने 5 तो देखा साइज एयर होस्टेस है ना, मतलब आजकल तो मोटी मोटी भी रख लेते हैं। गप 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 खा रही थी वो, मतलब वो नाश्ता। नहीं, मैंने रवि को बोला, मैंने कहा भाई इनको खाना भी मतलब इट इज नॉट अबाउट द फ्री फूड या अच्छा, मतलब इंटरेस्टिंग है लोगों को इंटरेस्ट बनाने नहीं, के लिए। और नहीं तो क्या, मतलब वो है ना, मतलब इनका दिखा देना, मेरा मत दिखाओ। मतलब ठीक ठाक, मतलब ठीक ठाक था कि मतलब वो पतली दुबली भी नहीं थी, मतलब ठीक ठाक आजकल रख लेते हैं। और फिर वो खा भी फटाफट फटाफट, ये भी खाना, ये भी खाना, डोसा भी, ये भी, परांठा भी। मैंने कहा ठीक है भाई,